आपको कभी यही नहीं माइंड में क्लिक हुआ कि फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं जब राइट टू इक्वालिटी रियलिटी में तो देखने को ही नहीं मिलती। बट नहीं यार, हर आर्टिकल अपनी एक मोटिव को कंप्लीट करता है और यही सोच के कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने आर्टिकल्स को डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में। यार आज हम आर्टिकल 12 द स्टेट को ब्रेक डाउन करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चलिए चीज़ों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके ये समझेंगे कि आर्टिकल 12 होता क्या है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। लखनऊ में एक XYZ पब्लिक स्कूल है जो बहुत पावरफुल स्कूल्स में आता है और सिटी के बेस्ट स्कूल्स में आता है और वो इन्फ्लुएंस रखने की इतनी पावर्स रखता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब एक दिन कुछ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आते हैं और वो ये इशू रेस करते हैं कि XYZ पब्लिक स्कूल की जो एडमिशन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बायस्ड हैं। लाइक उनका बहुत बायस्ड बिहेवियर है, वो बहुत फेवरिज्म कर रहे हैं और आर्बिट्रेरी एडमिशन पॉलिसीज़, फीस, सारे इश्यूज़ को वो लेके आते हैं। और वो ये पेरेंट्स तो एग्रीव्ड हैं इस बात से कि XYZ पब्लिक स्कूल ऐसा कर क्यों रहा है। बट अब उनका सबसे बड़ा माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि क्या हम XYZ पब्लिक स्कूल को स्टेट के अंदर मान के उनको कोर्ट में खींच सकते हैं। अब आपको इस आंसर के लिए वेट करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कहाँ आर्टिकल 12 अप्लाई होता है और कहाँ आर्टिकल 12 अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए द स्टेट को ब्रेक डाउन करते हैं। आर्टिकल 12 बात करता है द स्टेट की। द स्टेट सिर्फ इंडियन यूनियन का कोई एक स्टेट की बात नहीं, बल्कि एक वाइडर सेंस में स्टेट की बात हुई है। और इस द स्टेट में आते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each and every state in the country of India, all the local and other authorities within the territory of India. Fourth होते हैं all local authorities which are under the control of the government of India, यानी वो वाली भी जो टेरिटरी में आती हैं, मतलब जिन्हें इंडिया ने शरण दे रखी है, आप ये समझ लीजिए। और वो वाली भी जिनका डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट, मतलब उन अथॉरिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो किसी लॉ से या किसी स्टैट्यूट की वजह से बनी है। अब पार्लियामेंट में आ गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, ये पार्लियामेंट की बात हुई। पार्लियामेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, और उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन जो सारी पॉलिसीज़ और लॉज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। लेजिस्लेचर एक ऐसी एजेंसी जो सारे लॉज को, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने की पावर्स रखते हैं। वो थिंक टैंक, आप समझ लीजिए, एज अ थिंक टैंक एक्ट करते हैं लेजिस्लेचर। और फिर आती हैं लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 क्लॉज 31 में मैंशनड है। इसमें आएंगे आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, माइनिंग अथॉरिटीज़ एंड व्हाट नॉट। अब बात करते हैं अदर अथॉरिटीज़ की, लेकिन हम अदर अथॉरिटीज़ की बात ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदर अथॉरिटीज़ का कहीं भी मेंशन नहीं है। इसको जजमेंट से ही जान पाएंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज़ एंड all other authorities as mentioned। अब बात आर्टिकल 12 की हुई है तो अब एक डॉक्ट्रिन भी समझ लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदलेगा और चीज़ें 1950s में जो थी वैसी बिल्कुल नहीं रहेंगी, और एक स्टेट को सारी चीज़ें करने के लिए एक अपने साथ साथी की ज़रूरत होती है, जिसे आप इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी कह सकते हो।
क्योंकि सारी चीज़ें एक इंसान के लिए करना ना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है, ना ही किसी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है कि सारी चीज़ें वो खुद ही कर ले। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी के लिए एक टेस्ट भी है कि कैसे पता करें कि क्या कौन सी एंटिटी या एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी बन सकती है। फर्स्ट है शेयर कैपिटल एंड उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस। सेकेंड इज मोनोपोली ओवर द मार्केट। थर्ड आता है आपका स्टेट कंट्रोल एंड फोर्थ आते हैं क्या किस टाइप के फंक्शंस कर रहा है वो एंटिटी या एजेंसी। क्या वो फंक्शंस फुल्ली पब्लिक नेचर के हैं, पब्लिक ड्यूटीज़ कर रही है वो एजेंसी, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट हो सकती है। अब पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में कि क्या XYZ पब्लिक स्कूल को हम एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट मानकर उन्हें लायबल बना सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक केस लॉ को समझते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या वो लायबल बना सकते हैं XYZ पब्लिक स्कूल को कि नहीं। शाइनी जॉर्ज एम्बेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। जो पिटिशनर हैं वो IIM कोझिकोड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे एंड उन्हें जॉब से डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री लग रही है कॉलेज को एंड वो उन्हें बेनिफिट नहीं दे रहे। ये इस बात से बहुत एग्रीव्ड हुए पिटिशनर एंड उन्होंने ज्यूरिडिक्शन चेक करके केरला हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाली अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या IIM कोझिकोड को हम स्टेट का इंस्ट्रूमेंटेलिटी मान सकते हैं और क्या ये जो रिट डाली गई है अंडर आर्टिकल 226 मेंटेनेबल है कि नहीं। अब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और ये बताया कि IIM कोझिकोड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2007 की वजह से आया है इसके अंडर, और IIM कोझिकोड पहले एक ऐसा सोसाइटी रजिस्टर्ड था और अब बस उनकी उस IIM की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए एक एक्ट बनाना ज़रूरी था एंड अब उसे इस एक्ट में डाल दिया है बस, और कोई बात नहीं थी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि IIM की कोई मोनोपोली नहीं है। ये नहीं है कि IIM कोझिकोड ही पूरे इंडिया का बस एक IIM है, बेस्ट है। नो मोनोपोली स्टेटस, नो कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, मतलब हैवी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रहा IIM कोझिकोड स्टेट से। एंड कोर्ट ने ये बोला कि ना ही कोई एड है ना ही कोई मोनोपोली स्टेटस है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि IIM कोझिकोड इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है। और कोर्ट ने ये भी बोला है कि IIM कोझिकोड तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे रूल्स नहीं बनाए हैं जिसमें ये बताया हो कि किसी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर और एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम करेंगे। जब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बात नहीं की है, सेंट्रल गवर्नमेंट का IIM के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके इंटरनल मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं है, एंड इट मीन्स कि IIM कोझिकोड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हुआ एंड आर्टिकल 226 के अंडर जो रिट डाली गई थी उसे डिसमिस कर दिया। सेम विद द XYZ पब्लिक स्कूल। XYZ पब्लिक स्कूल सिर्फ एक पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है एंड वो है एजुकेशन। एजुकेशन देना इज़ अ गुड थिंग, ओके, लेकिन एजुकेशन तो दे रहा है लेकिन वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और साथ में प्रॉफिट्स भी कमा रहा है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट स्कूल, वो बच्चों के न्यूट्रिशन पर नहीं ध्यान दे रहे ना, माने मिड डे मील्स तो नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो इसकी वजह से हम XYZ पब्लिक स्कूल को एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट नहीं मान सकते, क्योंकि XYZ पब्लिक स्कूल किसी गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड नहीं लेता एंड किसी भी गवर्नमेंट का XYZ पब्लिक स्कूल पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया कि आर्टिकल 12 कहाँ अप्लाई हो सकता है और कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है।
अब आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।